इस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल जितनी वृहद आपकी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही विस्तृत हमारे सवाल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के मन में घरों में बैठे इतने सारे सवाल होते हैं। हालांकि मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहती हूं कि हम हमेशा ये बातें सुनते हैं कि जैसे लॉकडाउन 1, 2, 3 ऐसे हुआ, उसके बाद कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आपको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आप अभी तक की तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से कुछ लोग संयम के साथ पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो देखकर क्या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान इस वायरस के साथ जीना सीख चुका है? श्वेता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और सच पूछिए तो मेरे मन में यही सुबह से ये बात आ रही थी। और चूंकि इत्तेफाक से मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, ये सच है किसी हद तक के जैसे कहा गया कि वी माइट हैव टू लर्न टू लिव विद वायरस, लेकिन ये भी सच है कि लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री के निर्देश पे हुआ, इससे हमें इसका महत्व समझ आया, इसकी संजीदगी, इसकी गंभीरता समझ आई। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने में एक प्रेरणा मिली और आने वाले समय में इसी डिसिप्लिन को हम लॉकडाउन के उपरांत भी कायम रख सकें अपनी जीवन शैली में, उसके लिए हमें एक स्टिमुलस मिला। और उस लिहाज से लॉकडाउन बहुत अनिवार्य था। लेकिन ये साथ में मैं बात जोड़ दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो एक खौफ और जो डर रहा बहुत से, क्योंकि आरंभिक दिनों में ऐसा था कि बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन इसलिए नहीं करते थे, ख़ासतौर से युवा लोग, दे वुड स्नीक आउट, कोई पुलिस से बच करके इधर घूम जाते उधर घूम जाते। फिर उनको समझाना पड़ता कि बच्चों ये कोई पुलिस लॉकआउट नहीं है, पुलिस कर्फ्यू नहीं है, ये तो आपके अपने हित में है। तो धीरे धीरे वॉलंटरी उनमें एक उस तरह की समझ आने लगी। और आखिरी सप्ताहों में जिस प्रकार से वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और डिसिप्लिन के साथ लॉकडाउन का पालन हुआ है, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा खौफ भी है। तो एक तरह से फियर इज़ अ गुड डेटरेंट, क्योंकि उस कोरोना के खौफ के कारण लॉकडाउन का पालन बहुत अनुशासित ढंग से हुआ। लेकिन एक एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये भी कहूँगा कि फियर साइकोसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देन इट विल टेक अ टॉल ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबींग। लेकिन आगे चल करके मुझे लगता है कि लॉकडाउन एक माध्यम बनेगा हमें अपनी जीवन शैली में जो कोताहियाँ रह गई थीं उनकी भरपाई करने का और अपने जीवन को एक अनुशासित ढंग से व्यतीत करने का। और दूसरी बात आपके ध्यान में आई, चूँकि मैं पूर्वोत्तर के साथ भी मेरा संबंध है, मेरी जिम्मेवारी है, और इस कोरोना के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी दे रखा था। जो हमारे क्षेत्र बहुत ज़्यादा अनुशासित थे पहले से ही, जिनके कल्चर में, जिनकी संस्कृति में अनुशासन का पालन थोड़ा अधिक था, वहाँ पर आउटकम ज़्यादा अच्छे रहे। उदाहरण के तौर पर सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है, हालांकि वहाँ लेकर के हमें काफ़ी आशंका रही आरंभ में, क्योंकि नेपाल के साथ बॉर्डर है, लेकिन उन्होंने आरंभ में ही बॉर्डर सील कर दिया। और मैंने रात को एक वीडियो चढ़ाया था कि जिस सुंदर ढंग से लॉकडाउन का पालन हुआ है, और उसका नतीजा ये है कि कोरोना में आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो अनुशासित थे उनको और अधिक अनुशासित बनाने में लॉकडाउन ने काम किया। जिनमें अनुशासन की कमी थी उनकी जीवन शैली में अनुशासन कायम करने का या अनुशासन लाने का कार्य हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आने वाले समय भी, चूंकि एक वायरस है और हो सकता है कि आगे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं कम, डिपेंडिंग ऑन क्या हमारा एनवायरनमेंट है, क्या हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसका रिस्क बना रहे। लेकिन हम अपने आप को संभाल पाए, इसके लिए हम इस लॉकडाउन की ये जो प्रशिक्षण हुआ है, सिक्किम का उदाहरण आपने सर अच्छा दिया है, क्योंकि सिक्किम तो आम दिनों में भी हम देखते हैं कि वहां पर सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर वहां पर इतना अनुशासन रहता है लोगों में, और ये चीज बहुत सीखनी होती है। लेकिन जितेंद्र सिंह जी, जब शुरुआत में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था, उस समय किसी को नहीं लगा था कि इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा देश जहां की ऐसी अलग अलग आबादी, अलग अलग विचारधाराएं, वो उसका पालन कर लेगा और हम सेकेंड लॉकडाउन और थर्ड लॉकडाउन हमेशा नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री ने भी पहले जान की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जहान से संतुलन इसका लाना होगा। सरकार की तरफ से कोशिशें हुई, ये कहा गया कि किसी को भी नौकरी से न निकाला जाए, तनख्वाह न काटी जाए। लेकिन उसके बावजूद आज की परिस्थिति में आपको लग रहा है वैसी तस्वीर है? जब कठुआ से हमने कल वो देखा कि किस तरह से मजदूर बेचैन हो गए थे कि उनकी तनख्वाहों को काटा जा रहा है, क्योंकि जब फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो वो पैसा पास ऑन कहां से होगा? नहीं, निश्चय आपके प्रश्न के 2-3 भागों में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, वेरी थॉट प्रोवोकिंग। आरंभ में जो लॉकडाउन हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री की दूरंदेशी थी
इतना प्रीएम्प्टिव अभी दूसरे देशों ने इस तरह का सोचा नहीं था। उसका कारण एक ये भी है कि मोदी जी हैज़ अ नेचुरल साइंटिफिक टेम्पर। उनकी सोच में एक वैज्ञानिक एक एप्टीट्यूड और पर्सपेक्टिव रहता है। ही कुड फोरसी कि यदि 130 करोड़ की जनसंख्या में ये महामारी फैल गई तो फिर इसका नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा, और इसलिए पहले से ही लॉकडाउन। और दूसरा, विच इज़ आई थिंक एन एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी इतनी है पूरे देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर, कि सबको लगता है कि यदि मोदी जी ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें भला है, हमारा हित है, और यही कारण है कि इसका पालन भी हुआ। अब दूसरा पहलू आ गया 6-7 सप्ताह गुजर जाने के बाद, और मुझे विश्वास है सरकार भी इसका संज्ञान लिए हुए है, इसको लेकर के आगे की योजना भी बनाई जा रही है कि इसका आर्थिक पहलू, और ऐसा नहीं है कि इस आर्थिक पहलू में इस प्रकार की दुश्वारियां आएंगी, इसका किसी को अनुमान नहीं था या अंदाज नहीं था। ऐसा था और ये आई भी। एक बहुमुखी देश है हमारा, हिट्रोजिनस देश है हमारा, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है इंग्लिस्तान की तरह या अमेरिका की तरह। हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और आपने जैसे कहा कोई उसी दिन दिहाड़ी के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए लॉकडाउन जब रिलैक्स होने लगा और मूवमेंट शुरू की, तो हमने बड़े विनम्रता से सबके आगे ये निवेदन रखा, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर के लगभग 1000 कॉल खुद स्वयं सुनता हूँ, सबके साथ संपर्क में हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे, और दिन भर वालिदैन माता पिता के फ़ोन आते हैं कि हमारा बच्चा पुणे में है, हमारा बच्चा बंगलौर में है, कोई कहता है कि मेरा परिवार। तो उनको समझाते थे हम कि देखिए जो लोग वहाँ गए थे, मूवमेंट बाय नेसेसिटी एंड मूवमेंट बाय चॉइस, इसमें डिस्टिंक्शन कीजिए। जो किसी घर में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, उसकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था है, लेकिन ऐसे लोग, तो ये भी एक संवेदनशीलता का परिचय है कि प्रधानमंत्री के ही निर्देश में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि आरंभिक दिनों में मूवमेंट पहले फैसिलिटेट उन वर्गों के लिए की जाए जो किसी कारण वहाँ लेबर मजदूरी अथवा करने गए थे, और अचानक लॉकडाउन के कारण उन्हें वहाँ पर रुक जाना पड़ा, और अब वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और निश्चय ही इस संवेदनशीलता को लेकर के परिचित भी है सरकार, और आने वाले समय में बहुत भारी मात्रा में आर्थिक उपचारों की योजना बनानी भी पड़ेगी और बनाई जाएगी। मुझे लगता है कि जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एवरी एडवर्सिटी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर हेल्थ स्ट्रक्चर। क्योंकि हुआ क्या था कि 50-60 वर्ष तक मोदी सरकार के आने से पहले विशेषकर हेल्थ सेक्टर को बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई थी सरकारों के द्वारा भी। हमारा जनरल बजट में हेल्थ का शेयर मात्र 2%, 3% होता था। ये तो मोदी जी के आने के बाद योग को महत्व दिया गया, आयुष का एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, फिर आयुष्मान जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। और इसलिए अगर हम कुछ इस तरह का इकोनॉमिक पैटर्न स्थापित करने में सफल हों जिसमें 60% इकोनॉमी हमारी स्वास्थ्य से आए, सैनिटेशन से आए, एग्रीकल्चर से आए, तो ना केवल हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इस अपॉर्चुनिटी और इस अवसर से निकल करके विकसित होगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी भी विकसित होगी, एंड इट विल बी ए हेल्थ सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी। आने वाले दिनों के लिए तो मुझे लगता है कि इस पर प्रकार आज की की सोच, तारीख में अगर आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनके स्टाफ, जो सरकारी स्टाफ है, उनकी सैलरी में कट होगा, या फिर केंद्र की तरफ से जो डियरनेस अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया, ये सारी चीजें तो आज का भी संकेत देती हैं। तो लोग थोड़ा आश्वस्त भी होना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ गलत ना। नहीं, निश्चय ही देखिए, थोड़ा बहुत तो सबको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की बधाई भी देता हूं कि आप जैसे जिम्मेवार चैनल्स के कारण बहुत सी इस तरह की गलतफहमी और फेक न्यूज़ चलाने का, जब चूँकि तब मेरे पास जो विभाग है उनमें डीओपीटी भी है, पेंशन्स भी है, आरंभिक दिनों में मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात को लेकर के बड़ी ठेस पहुंची। एक समाचार चला और समाचार पत्रों ने भी छाप दिया कि 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और बाकी में 30% कटौती कर दीजिए। भला कभी ऐसा हो सकता है कि मोदी सरकार के होते इतनी गैर संवेदनशीलता का परिचय हो कि हम समझें कि जो 80 वर्ष से ऊपर की आयु के उनको पैसे की आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार की, इसके अतिरिक्त लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कट हुआ है, अधिकतर हमारे कमीशन के मेंबर्स, दूसरे बहुत हद तक उन्होंने वॉलंटरी स्वयं कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हमारी ओर से कुछ एक योगदान हो सके, एंड वी विल बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन स्पाइट ऑफ दिस
इन स्पाइट ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आई वुड से रादर देन डिडक्शन। और इसलिए लेकिन साथ ही साथ सरकार इस बात को लेकर के भी संवेदनशील भी है और इस बात का संज्ञान भी लिए हुए है कि आने वाले समय में किस प्रकार से उनको आर्थिक स्टिमुलस दिया जाए। और जैसे कल ही वित्त मंत्री निर्मला जी ने भी कुछ घोषणाएं की, समय समय पर हो रही हैं, इस दिशा में निश्चय ही सोच भी जारी है और प्रगति भी हो रही है। जितेंद्र सिंह की एक और चीज, चूंकि आपने उन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण दिया है, एक और चीज, एक खबर मैंने देखी थी कि कुछ सेक्शंस चला रहे थे उसको कि जो रिटायरमेंट एज है उसे 60 से कम किया जाएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? दिलचस्प बात यह है श्वेता जी कि ये नामालूम कहां से ये घड़ती हैं खबरें, और इतनी काल्पनिक ढंग से घड़ती हैं कि आंकड़े भी दे दिए जाते हैं कि तो पेंशन घटेगी साहब 30% घटेगी, रिटायरमेंट एज घटेगी तो कहां तक घटेगी वो भी बता डाला कि 55 साल तक। जब दिल्ली का चुनाव था तब भी किसी ने, आई वुड रादर से दिस इज मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, नॉट इवन फेक न्यूज। मैन्युफैक्चर्ड न्यूज इसलिए कि जानबूझ करके किसी मोटिव से चलाया जाता है, और यहां पर भी ऐसा किया। बल्कि हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की सोच किसी स्तर पर हुई ही नहीं, ना ही चर्चा में आई, और हमने इसका खंडन करने का भी प्रयास किया है। अब थोड़ा भारत की सीमाओं से परे चलते हैं, चूंकि आपका अपना चुनाव क्षेत्र भी जिस राज्य का हिस्सा है, और पीओके को लेकर जो अचानक अब मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गिलगिट बल्टिस्तान मुजफ्फराबाद सबका मौसम बताना शुरू कर दिया है, थोड़ा पाकिस्तान का मौसम खराब हो गया है उससे। देखिए श्वेता जी, एक बात तो सच है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है ये भारत का हिस्सा है, और इसे केवल मैं नहीं कह रहा या जिस संगठन से मेरा संबंध है वो नहीं कह रहा, ये बात भारत की संसद में 1993 में 1994 में एक रेजोल्यूशन आया, प्रस्ताव आया। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, और उस प्रस्ताव का निष्कर्ष ये था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बाकी है तो मात्र इतना कि किस प्रकार से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। सो हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई और चर्चा की गुंजाइश है। हाँ, उसे कैसे बनाया जाए इसकी योजना समय अनुसार जो जो संबंधित या अधिकृत लोग हैं वो करेंगे। अब जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की, और जम्मू कश्मीर वासी भी इस बात को समझते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो भारतीय गणतंत्र में रहते हुए उन सारी सुविधाओं और सारे लाभों का वो उसका भोग प्राप्त कर रहे हैं जिनको पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित किया गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। पर क्या आपको यह संभव लग पाता है कि पाकिस्तान जैसा देश जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर जिसने अवैध कब्जा करके रखा है, और कोरोना की इस महामारी में जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां देशों के बीच चलती हुई वो शांत हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने रोका नहीं खुद को। उनके सीज फायर वायलेशंस देख लें, लगभग 1500 बार कर दिया है उन्होंने इसी समय में जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है। इसका आपने श्वेता ये प्रश्न ठीक उठाया, इसका मैं दो भाग में उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये आपका कहना ठीक है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार की गैर संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इससे विश्व आश्चर्यचकित रह गया, विशेषकर इस कोरोना महामारी के चलते। और निश्चय ही जो डिनाइल मोड में रहता था पाकिस्तान, धीरे धीरे अब वो पर्दा भी जाता रहा और अब वो और ज़्यादा बेनकाब हुआ है इस महामारी के चलते, और जिस प्रकार का उसका रवैया रहा। लेकिन जो आपने
पहले भाग में पूछा कि क्या ये संभव होगा, ये हो पाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर और बहस छिड़ जाएगी। वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। मोदी सरकार के होते और 5 और 6 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नामुमकिन कही जाती थी, और हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता कहा करते थे कि साहब अगर ये हो जाएगा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। और एक बड़े दिग्गज नेता ने यह भी कह दिया कि मोदी जी 7 जन्म लें तो तब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं अपने मुख से, नहीं तो एक और 9 बजे की बहस का विषय बन जाएगा। लेकिन 5 और 6 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ है इसको सदा नामुमकिन ही कहा जाता था। एक और चीज जो मुश्किल लगती थी, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल लगती थी, क्योंकि जब हमने देखा कि बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद किस तरीके से पूरी घाटी जल उठी थी और बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन अभी रियाज नायकू के बाद ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद जिस तरह से पत्थरबाज निकले, लेकिन बहुत लोकलाइज था। यानी हम ये समझें कि कश्मीर अब बदल रहा है, सैन्य बलों की कोशिशें, जो सरकारी नीतियां हैं, वो सारी चीजें हमें उस दिशा की तरफ ले जा रही हैं कि कुछ दिनों में हम कश्मीर समस्या नहीं कहा करेंगे। निश्चय, मैं तो पहले से ये कहता था श्वेता जी कि कश्मीर कोई समस्या नहीं है, और ये कह करके कश्मीर इशू हमने इशू बना लिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय भी भारत का एक प्रदेश था, स्टेट थी, जैसे कि पंजाब है, आंध्रा है, उसमें कोई अंतर नहीं। वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और वही कानून, और जो बाधाएं थी वो 5 और 6 अगस्त के बाद मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की इनिशिएटिव से वो हटा दी गई। उस समय भी जो कुछ कहा जा रहा था आपने देखा, जितना पुरअमन रहा। मैं तो ये कहूँगा कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल फेस्टिव सीजन्स इन कश्मीर। अगस्त के बाद ईद आई, मुहर्रम आई, स्वतंत्रता दिवस आया, गणतंत्र दिवस आया, बीच में दीपावली आई, बीच में दशहरा आया। कहीं किस प्रकार की कोई नामुराद घटना नहीं घटी, कोई हिंसा नहीं हुई। बल्कि पहले तो होता था कि कभी भी कोई गणतंत्र दिवस आता या स्वतंत्रता दिवस आता तो कुछ ना कुछ शरारत हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ, जैसा आपने ठीक कहा, कि सुरक्षा बलों का भी अब नियंत्रण काफ़ी मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ लोगों में भी ये समझ आई कि ये जो 370 इत्यादि का जो झांसा उन्हें दे करके रखा था, ये मात्र उनको गुमराह करने के लिए चंद एक लोगों ने अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, ताकि पुश्त दर पुश्त 3-4 पीढ़ियों तक वो अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखें। ये बात अब कश्मीर के आम आवाम को समझ आने लगी, विशेष करके वहाँ के युवाओं को। और चूंकि आज की जनसंख्या में 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के लोग बसते हैं, उन्हें ये समझ में आने लगा कि हमें जानबूझ करके भारत के अनेकों युवा देश भर में फैले हुए, जिस प्रकार से मोदी जी की नई नई स्कीमों का लाभ ले रहे हैं, उसके लाभार्थी हैं, उनको जानबूझ करके वंचित किया जा रहा था। और आज ग्लोबल वर्ल्ड है, कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उस ग्लोबल वर्ल्ड का एक लाभार्थी बने, उसमें वो अपनी वृद्धि, अपने विकास का प्रयास करे। ये सोच वहाँ पर आई, यही सोच बदलने लगी है सारे जम्मू कश्मीर में भी और सारे भारतवर्ष में भी। और इसीलिए शायद ये भी एक कारण रहा कि जिस तरह से कुछ एक हवा बनाने का प्रयास किया गया था चंद एक नेताओं ने, जिनको अपने राजनीति को खतरा मालूम हो रहा था, वो भ्रम भी जाता रहा। दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड। अब कोरोना के जो मामले, जिन इलाकों का आपने कहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी रही है, सबसे पहले तो सिक्किम का आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन समूचे नॉर्थ ईस्ट को भी हम देखें तो वहां पर बहुत सही तरीके से इस महामारी को डील किया गया है। आपके हिसाब से क्या वजह रही कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हमें उस पैमाने पर संक्रमण नहीं दिखा? बहुत अच्छा किया श्वेता जी, आपने ये प्रश्न पूछा। मैं चाहता था ये कहूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अपने मुंह बात करूंगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। तो आपने ये प्रश्न करके मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच मैं ये कह रहा था अपने सहयोगियों के साथ कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से पूर्वोत्तर को एक प्राथमिकता दे करके ये प्रमाणित किया कि किसी भी तरह से पूर्वोत्तर की अवहेलना नहीं होती जब तक कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से पहले होती रही थी। और उसका नतीजा है कि 6 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट इमर्ज्ड एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिस प्रकार से एक क्रांतिकारी वहाँ पर परिवर्तन बदलाव आया। और आज इस आपदा के बाद नॉर्थ ईस्ट हैज़ इमर्ज्ड एज ए डेवलपमेंट ऑफ कोरोना मैनेजमेंट, जिस प्रकार से हुआ है। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुल मिलाकर के वहाँ पर
61 केस आए हैं, एक्टिव उनमें से 107 हैं। 5 प्रदेश हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल कोरोना फ्री हैं, केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा। और असम में भी चूंकि बाहर के रिटर्नीज आए थे आरंभिक दिनों में, जो कुछ यहाँ से गए थे निजामुद्दीन इत्यादि से, उसके कारण हुआ, अन्यथा वहाँ पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण था। उसका कारण ये, सबसे पहली बात ये कि जब आरंभिक दिनों में ये शंका उठने लगी कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर एसेंशियल वस्तुओं का अभाव हो जाएगा, तो मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया और प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि जो पेरिफेरल हमारे हिस्से हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आइलैंड टेरिटरीज, वहाँ एयर कार्गो के माध्यम से पहले से एसेंशियल सप्लाईज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी जाए। और आज की डेट में 300 से अधिक, 350, लगभग 1000 का आंकड़ा है। हाँ, मैं उसमें आ रहा हूँ, 350 टन। हाँ, मैं अभी आपको उसी पे आ रहा हूँ। 350 टन सप्लाईज एयर कार्गो के माध्यम से पूर्वोत्तर पहुंची, बल्कि 30 मार्च को की रात को ही पहला फ्लाइट गुवाहाटी पहुंचा, दूसरे दिन नागालैंड। तो इस तरह से लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया कि हमें कोई अभाव नहीं होगा एसेंशियल्स में, और उसके बाद उनमें मोटिवेशन आ गई। और जैसे मैंने कहा कि उनकी संस्कृति में थोड़ा सा डिसिप्लिन पहले से ही मौजूद था। बॉर्डर सीलिंग, अर्ली बॉर्डर सीलिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि शुरू में ही ये निर्णय ले लिया गया कि पूर्वोत्तर के प्रदेश 3-4 देशों के साथ लगते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और सिक्किम, जिसका आपने उल्लेख किया और प्रशंसा के योग्य है, वो तो पूरा नेपाल बॉर्डर से है। तो इन सबको आरंभिक दिनों में ही बड़े प्रभावी ढंग से सील कर दिया गया, तो आने जाने की आवाजाही भी रुक गई, अनुशासन रहा, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सामग्री उपलब्ध रही, किसी भी समय हमें कोई पीपीई किट्स या मेडिकल इक्विपमेंट की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा। और आज ये स्थिति है कि लोग स्वयं ट्रेसिंग में भी, जैसे देश के कुछ और हिस्सों में शायद हमें दिक्कत आती होती है, वहाँ पर नहीं आई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोगों ने स्वयं हमें सहयोग दिया और कहा कैसा। अच्छा, एक और बात बहुत बढ़िया है नॉर्थ ईस्ट में कि वहाँ पर एक कल्चर है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। और ये जो मास्क और फेस कवर का अभाव कुछ देश के और हिस्सों में आया, वहाँ आया ही नहीं, क्योंकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इतने सुचारू ढंग से समय की थोड़ी कमी है जितेंद्र सिंह जी, अगली बार हम आपको भी भेंट करेंगे। जो चीजें आपने समझाई हैं, इतनी फैंसी मास्क बनाई है कि हर कपड़े के साथ अलग मास्क रहेगी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।